स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ा हुआ है कि यदि मान लीजिए हमें कोई फलन दिया है y जो कि x का फलन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है देन हम इसे लिखते हैं f(x) dx और इसकी वैल्यू आती है सपोज कैपिटल Fx प्लस c। यहाँ पर f(x) जो है उसके समाकलन की वैल्यू है और प्लस c आता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल आता है। ये क्योंकि c की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, इसके समाकलन की वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज हो सकती है। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं कि ये अनिश्चित है, अनिश्चित समाकलन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हमें इंटीग्रेशन करना है f(x) dx का और यहाँ पर हमें सीमाएं दी होती हैं a से b। जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू a से b के बीच में हो, तब वहां पर समाकलन की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के। एक तो होता है योग की सीमा के रूप में समाकलन, योग की सीमा के रूप में ये एक तरीका होता है, और दूसरा तरीका होता है कि आधारभूत समाकलन का जो आधारभूत प्रमेय होता है, तो आधारभूत प्रमेय की सहायता से हम इसके समाकलन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम फर्स्ट वाले मेथड के ऊपर में बात करते हैं कि योग की सीमा के रूप में हम किसी भी फलन के निश्चित समाकलन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो निश्चित समाकलन वास्तव में होता क्या है, इसको भी हमें इसका समझना जरूरी है। तो f(x) dx जहां पर इसकी जो लिमिट्स है वो a से b है, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक फलन दिया हुआ है f(x), y इक्वल टू f(x), सपोज मान लीजिए फलन इस तरीके से है y इक्वल टू f(x), तो इसका मतलब है कि इस फलन f(x), क्योंकि हम x के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं, तो इस फलन f(x) और x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, मतलब x अक्ष, साथ ही साथ यहाँ पर x की वैल्यू है a और x की वैल्यू है b। तो यहाँ यदि x का मान a है और यहाँ पर x का मान यदि b होता है, ये x एक्सिस है, तो इस a x की वैल्यू b, ये फलन y इक्वल टू f(x) और इस x अक्ष के बीच जो भी क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, उसके क्षेत्रफल को ही हम कहते हैं निश्चित समाकलन f(x) dx a टू b। तो वास्तव में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक वक्र है y इक्वल टू f(x), एक फलन है, उस फलन का x अक्ष तथा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले जो है हम योग की सीमा के रूप में समझते हैं कि इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। यदि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमें एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू f(x). यहाँ पर x एक्सिस में दो पॉइंट लेते हैं a और दूसरा पॉइंट लेते हैं b, तो ये और ये इसको दूसरे वाले को मिलाते हैं b को, तो ये है f(a) की वैल्यू यहाँ पर, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट में ये हो जाएगा b और f(b). हमें इंटीग्रेशन करना है a टू b f(x) dx। तो इसका मतलब है कि इस वक्र का इस x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन और x एक्सिस के बीच जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, यदि मान लीजिए हम इसको कैपिटल A कहें, B, C और D, तो हमें ज्ञात करना है A, B, C, D का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम इसका क्षेत्रफल फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके क्षेत्रफल के लिए अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ना तो ये आयत है ना तो वर्ग है। तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि इसको हम h चौड़ाई के बारीक बारीक स्ट्रिप में इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हर एक यहाँ पे हम h चौड़ाई का एक स्ट्रिप लेते हैं जिसकी चौड़ाई h रहेगी, और हम इसको बहुत सारे आयतों के फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं और हम मानते हैं कि माना हम इन दोनों के बीच x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच हम n भाग में उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है b माइनस a, इस b माइनस a दूरी को हम n भागों में विभाजित करना चाहते हैं और हर एक भाग की जो चौड़ाई है वो h है।
तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन एन। हर एक पार्ट जो है वो b माइनस ए अपॉन एन चौड़ाई का होगा। अब हमें इसके पूरे एरिया को चाहिए, पूरा क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला जो हमें स्ट्रिप दिखाई दे रहा है उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो पहले स्ट्रिप का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर किस फॉर्म में, अगर हम इसको इस तरीके से सोचे, ये ऊपर वाले भाग को अगर हम अवॉइड करें, तो ये जो क्षेत्र है वो एक आयत जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई को हम यदि कहें तो ये एफ ए हाइट है इसकी और इसकी चौड़ाई है h। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो पहला जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा h गुणा f। फिर उसके बाद प्लस करें, हम सेकेंड स्ट्रिप में आए तो सेकेंड स्ट्रिप में देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू a थी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a से वो h आगे बढ़ चुका, यहाँ पर ये है a प्लस h। तो अगर ये a प्लस h है, देन इस पॉइंट के निर्देशांक या फिर इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस h है, देन यहाँ पर जो y की वैल्यू है ये हो जाएगी f a प्लस h। यानी जो सेकेंड हमें स्ट्रिप दिखाई दे रहा है उसकी जो लंबाई है वो है f a प्लस h और जो चौड़ाई है वो है h, क्योंकि हमने समान चौड़ाई के स्ट्रिप लिए हैं। तो सेकेंड का h गुणा f a प्लस h, ये सेकेंड वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरे आयत में जाए तो तीसरे आयत में देखिए, यहाँ पर a था, ये वाला पॉइंट f a प्लस h हुआ, तीसरा जो पॉइंट है वो है a प्लस 2h। यहाँ पर x की वैल्यू 2 बार h हम आगे बढ़ चुके, तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस पॉइंट के निर्देशांक यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो होगी f a प्लस 2h। यानी ये जो आयत हमें दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर का, यहाँ पर ये जो चौड़ाई है वो h है और जो इसकी हाइट है वो है f a प्लस 2h जो y की वैल्यू है। तो इसका क्षेत्रफल होगा h गुणा f a प्लस 2h। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो लास्ट स्ट्रिप हमें दिखाई दे रही है, हम इसके बारे में बात करें तो जो लास्ट स्ट्रिप हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो चौड़ाई है वो तो h हो जाएगी क्योंकि हम s चौड़ाई का स्ट्रिप लिए हुए हैं। जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई चाहिए आपको, तो इस पॉइंट पर आपको हाइट चाहिए यानी y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर x का मान होगा। ओके, तो यहाँ पर x का मान है a प्लस n माइनस 1h, क्योंकि हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो ये उससे एक पार्ट पहले वाली लाइन है, इसलिए है a प्लस n माइनस 1h। तो यहाँ पर जो f y की वैल्यू है वो है f a प्लस n माइनस 1h। तो इस कारण से ये जो लास्ट वाली स्ट्रिप है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा h गुणा f a प्लस n माइनस 1h। तो हमें जब क्षेत्रफल चाहिए ए बी सी डी का, तो हम क्या किए हैं कि इस क्षेत्रफल को हम बहुत छोटे छोटे आयतों में विभाजित किए हैं और हर एक आयत के क्षेत्रफल को ले करके उसको हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, सभी के पास h है तो हम h बाहर निकाल दें और इसकी वैल्यू आ रही है f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस n माइनस 1h। इस तरीके से इसकी वैल्यू आई है। जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हर एक आयत में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर एक आयत में ये ऊपर का जो हिस्सा है ये हमको त्रुटि में मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है, जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो ये हिस्सा जब हम इसको आयत बनाते हैं तो ये छूट जाता है। तो हम इसमें उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है कैसे निकाल सकते हैं, जब हम ये जो h चौड़ाई लिए हुए हैं उस h चौड़ाई को अगर हम 0 तक लेके जाए, यानी इसमें हमने n पार्ट्स जो डिवाइड किए हुए हैं वो n की संख्या को यदि हम इनफाइनाइट कर देते हैं तो ये जो चौड़ाई है वो लगभग 0 की तरफ अग्रसर होगी। और यदि ये चौड़ाई जितनी कम होती जाती है, देन ये जो हमको क्षेत्रफल में त्रुटि दिखाई दे रही है वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमें जब ABCD का क्षेत्रफल चाहिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx a to b, जो इसके क्षेत्रफल को शो करता है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए लिमिट
h टेंड्स टू 0 और इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे हम h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस n माइनस 1h। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम निश्चित समाकलन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अभी क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं योगफल की सीमा के रूप में 0 to 5 x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करते हैं f(x) dx a to b में। तो यहाँ पर हमें जो फलन f(x) है, f(x) की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है x + 1 और यहाँ जो a की वैल्यू है निम्न सीमा, तो a की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 0 एंड b की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 5। और यहाँ पर हम h की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं पहले। तो h की वैल्यू क्या होती है? तो h की वैल्यू होती है b - a/n। तो b - a मतलब 5 - 0/n। तो ये है 5 - 0/n। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि NH की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल है। तो जो क्वेश्चन से जो जानकारियां चाहिए थी, हमें फलन चाहिए था, a और b की वैल्यू चाहिए थी और NH की वैल्यू चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हम निकाल लिए हैं। अब हम फॉर्मूला लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है a to b f(x) dx। इसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस लास्ट में होता है f a प्लस n माइनस 1h। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 0 to 5 x + 1 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इक्वल टू हो जाएगा h f a। तो ये हो जाएगा f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h प्लस f0 प्लस n माइनस 1h। वैल्यू रखिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो बाहर रहेगा। अब हम f0 की वैल्यू लेते हैं। तो f(x) की वैल्यू कितनी होती है? x + 1। तो x की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो ये 0 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस f0 प्लस h मतलब f(h) की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा h + 1। जहां h दिखाई दे रहा है वहां पर h हो जाएगा। सेकेंड f2h, 0 + 2h मीन्स 2h। तो f2h की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से देखिए x की जगह आपको 2h रखना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2h + 1 प्लस लास्ट पे 0 + n माइनस 1h है, तो यहाँ x की वैल्यू हमें रखना है n माइनस 1h प्लस 1। ये लास्ट की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां से हम क्या कहते हैं, h तो बाहर रहेगा, ये 1 है। देखिए पहले वाले से 1 बाहर निकाले, सेकेंड वाले के पास भी 1 है, थर्ड वाले के पास भी 1 है, तो सभी से हम 1 निकालते जा रहे हैं। और ये लास्ट nth टर्म जो था उसके पास भी एक बार हमें 1 दिखाई दे रहा था। तो हम कितने बार 1 बाहर निकाल रहे हैं? तो हम यहाँ पर n बार 1 को, सभी से n टर्म्स है तो n बार 1 प्लस होकर के अलग किए हैं। तो उसके बाद में फर्स्ट वाले से इसके पास तो कुछ नहीं बचा है, सेकेंड वाले के पास बच रहा है h प्लस इसके पास बच रहा है 2h प्लस लास्ट वाले के पास बच रहा है n माइनस 1h। तो जो दो टर्म्स थे उसको हम अलग अलग पार्ट में उसको अलग कर लिए हैं। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 + 1 + 1 n टाइम हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा n। ठीक है, n बार हम एक को जोड़ रहे हैं प्लस यहां से देखिए h + 2h प्लस कितने बार? n माइनस 1 बार आपको h को जोड़ना है। तो इन सबसे यदि हम h को बाहर निकाल देते हैं तो ये है 1 + 2 + 3 n माइनस 1 तक आपको जोड़ना है। तो आप क्या जानते हैं? 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1। तो इन सबका जो सम होता है वो होता है n माइनस 1/2। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1/2 इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, h तो ये इसको अब हम अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा NH, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस h और h, तो ये हो गया NH स्क्वायर। ठीक है, ये h स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ NH स्क्वायर और अंदर में है n-1/2। यहाँ पर हमें h की वैल्यू रखनी है, तो देखिए अगर हम h की वैल्यू ऐसे ही रखते हैं तो ये 0 बना देगा, बट ये जो NH है, NH की वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है 5। तो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से NH, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ये जो NH स्क्वायर दिखाई दे रहा था तो इसमें से NH को अलग रखें, NH अलग रखते हैं, और एक बार जो स्क्वायर था एक h को हम अंदर लेके जाते हैं, तो ये NH माइनस h ये बनेगा NH माइनस h/2। अब इसके बाद हम यहाँ पर NH की वैल्यू को 5 रख दें, तो NH की वैल्यू यदि ये 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5, अंदर में 5 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 है 0/2, तो 5 प्लस 25/2, तो ये हो जाएगा 35/2। ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से योग की सीमा के रूप में अगर हमको इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले की सहायता से हमको इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, योगफल की सीमा के रूप में 0 to 2 की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसको हम कंपेयर करते हैं a to b f(x) dx से। तो यहाँ पर हमें फलन f(x) की वैल्यू दिखाई दे रही है 2 की पावर x, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 और यहाँ NH, तो NH की वैल्यू होती है b माइनस a, यानी NH की वैल्यू हो रही है 2 माइनस 0 मतलब 2। इतनी वैल्यूज हमको यहाँ से क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है a to b f(x) dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस n-1h। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो 0 to 2 की पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h f a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा f0 प्लस f0 प्लस h मतलब fh प्लस f0 प्लस 2h मीन्स f2h प्लस लास्ट में हमें मिल जाएगा f(n-1h) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f0 की वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ पर fx की वैल्यू 2 की पावर x है, तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। fh की वैल्यू 2 की पावर h, f2h की वैल्यू 2 की पावर 2h और लास्ट में f(n-1h) मीन्स 2 की पावर n-1h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h। यहाँ पर हम इसके अंदर जो चीजें आई हैं वो देखते हैं कि ये क्या है, 1 2 की पावर h, 2 की पावर 2h और 2 की पावर n-1h। ये हमको एक गुणोत्तर श्रेणी दिखाई दे रहा है जिसका कि प्रथम पद a की वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है और सर्वानुपात जो है वो 2 की पावर h, हर एक टर्म में 2 की पावर h मल्टीप्लाई करने से हमको आगे टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ इसमें पदों की संख्या जो है वो n है। h की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ है और n-1h तक गया है, यानी पदों की संख्या क्या है n है। और हम क्या जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के जो n टर्म्स होते हैं उसका योगफल होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है Sn का फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी के लिए। तो यहाँ पर हमें गुणोत्तर श्रेणी दिखाई दे रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसका वैल्यू लिखते हैं। तो a की वैल्यू है 1, r की पावर n, तो यहाँ पर इस श्रेणी के लिए हमें r क्या दिखाई दे रहा है 2 की पावर h, हर एक टर्म में 2 की पावर h मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर h की पावर n-1 और नीचे में आ जाएगा r-1 मतलब 2 की पावर h-1, इसकी वैल्यू हो जाएगी।
लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 की पावर nh दिखाई दे रहा है, तो 2 की पावर nh, तो nh की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h माइनस 1। यहाँ पर देखिए अगर हम h की वैल्यू अभी भी रखते हैं देन हमको ये पूरी वैल्यू 0 मिल जाने वाली है। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ये 2 की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1, ऊपर में तो 3 हो गया। ये जो लिमिट है इसे हम नीचे लेके जाते हैं, तो ये 2 की पावर h माइनस 1, ये जो h है वो हम इसके नीचे ले लेते हैं, तो नीचे भी हो जाएगा लिमिट 2 की पावर h माइनस 1 अपॉन h, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर h माइनस 1 अपॉन h, तो इसकी वैल्यू होती है log 2, तो ये हो गया log 2। तो इस तरीके से हमको इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाती है।